अभी मैं वारिस के मामले में आपको बताना चाहता हूँ। वारिस के बारे में जो शिकायतें लिखी गई हैं, मेरे पास उनकी कॉपियाँ हैं। वो जो शिकायतें लिखने वाले वकील हैं, वो भी आरएसएस के दोस्तों का गुंडे स्वागत है हैं। आपके अपने चैनल द ग्याला टीवी पर। दोस्तों आज एसएलआईसी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन जो जिला यमुनानगर से बिलोंग करते हैं और उसके आसपास से बिलोंग करते हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। और एक ओपन ये सेमिनार चल रहा है, लोगों से सवाल जवाब लिए जा रहे हैं और जो आजकल के सोशल और जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन की जा रही है। तो हम इस सेमिनार में जो बातचीत हुई है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहें। और जो वक्ताओं ने यहाँ पर अपने वक्तव्य रखे हैं, अपने विचार रखे हैं या क्वेश्चन आंसर उन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथी अब्दुल सत्तार ने सीनियर एडवोकेट पवन कुमार जी से भी बातचीत की है, वो भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। डॉक्टर पवन कुमार आर्यन है। मैं पास में मेरा गांव है, जिला यमुनानगर का ही रहने वाला हूं और मैं आजकल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं जगाधरी में। ये एक मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई है लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से, तो क्या क्या किन किन मुद्दों पे जो यहाँ पे बातें हुई हैं, आपको क्या रियलाइज़ हुआ है कि आगे जो आने वाला टाइम है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों का? जिस तरीके से यहाँ पे युवा भी पहुँचे हैं, बाहर से भी कुछ एडवोकेट्स और लीगल टीमें पहुँची हैं। आज की जो मीटिंग है सत्तार साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। जिस हालात में ये हो रही है और जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक पिछले जब से ये मोदी सरकार आई है तब से माहौल बनाया गया। उससे पहले ये माहौल बनाया था 1999 में, जब ये आया था वाजपेयी। तो वाजपेयी ने इसकी स्क्रिप्ट शुरू की थी। ये काउस लेटर एक्ट जो आज आया है, उसने एनिमल कमीशन बोर्ड बनाया था। किसी को समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं संघी। तो इनका वही जो सावरकर जो अपना अपना अंग्रेजों के साथ जो रिश्वतखोरी करता रहा। सावरकर सीआईए का एजेंट था, अंग्रेजों से उसको पेंशन मिलती थी, उसको देश वेश से कोई मतलब नहीं था, अंग्रेजों का वो दलाल था। तो अंग्रेजों के जो दलाल हैं उनका मुफाद उस वक्त था कि हमने इस देश के रिसोर्स को कैसे लूटना है, और इस देश के रिसोर्सेज तब लूटेंगे जब लोग आपस में लड़ेंगे। तो उसी जो लड़ाई को मैंने अपने उसमें भी बोला कि किस प्रकार से इन्होंने कम्युनल जो डिवाइड है ये शुरू हुआ था 1857 के बाद। उससे पहले कोई कम्युनल डिवाइड नहीं था हिंदू मुसलमान के बीच में। तो अंग्रेजों ने इसको ऐसा डाल दिया अब उसके बाद कि 80 में पहला बड़ा भारी कत्लेआम हुआ और उसमें 75 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। ये जो मूल शंकर तिवारी नाम का ब्राह्मण था गुजराती, इसने आर्य समाज की स्थापना की और उसने वो उनके लिए ये काम करता रहा। देश की आज़ादी के बारे में तो इनका वैसे ही था एक ढकोसला, इनका सही काम था यही हिंदुत्ववाद, सावरकरवाद उसको, और महात्मा फुले, फातिमा बेगम और उनका उस्मान उनका भाई था, उनका जो मिशन था सत्यशोधक समाज, उसके खिलाफ ये खड़ा हुआ था। लेकिन आज के माहौल में यदि हम देखें तो इनके जो मंसूबे हैं ये कामयाब होने वाले नहीं हैं और हमारा भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा। और हमें ऐसी मीटिंगें भी करते रहना चाहिए और आपस में मिलते भी रहना चाहिए इस विषय में। अब हम अहम मुद्दे की तरफ आते हैं। लीचिंग मतलब पहले थोड़े दिन पहले तक हम ये चीज़ें बाहर की तरफ सुनते थे। कभी हमने मध्य प्रदेश से सुना, कभी हमने भोपाल से सुना, कभी हमने यूपी से सुना कि जय श्री राम पे या गौकशी के नाम पे मुसलमानों की जान ले ली गई। फिर अखलाक को गाज़ियाबाद में जिस तरीके से वहाँ पे भी जिक्र हुआ था कि उसके फ्रिज में देखा गया कि किस चीज़ का बीफ है, और जब बाद में उसकी एजेंसियों ने जांच की तो पता चला कि वो गौ का मीट नहीं था, उस पे उसकी जान ले ली गई। तो अभी हाल में ही हरियाणा में पिछले हफ्तों 3 लोगों की जान ली गई, जिसमें एक केस है जिसको आप देख भी रहे हैं, आप घर तक भी उनके विजिट करके आए हैं जैसा आपने बताया। 2 और मामले, 2 और भाइयों को अभी 2 दिन पहले ही भरतपुर राजस्थान से लाकर हरियाणा में उनको मारा गया। और फिर अभी हमने जो सबसे अहम बात जिसकी मुझे भी अभी तक जानकारी नहीं थी कि जो इसमें मेन एक्यूज है मोनू मानेसर, एफआईआर से उसका नाम तक हटा दिया गया है।
अब आपको क्या लगता है कि आगे इसमें किस तरीके से कार्रवाई करके इसमें किस तरीके से इंसाफ मिल सकता है? सरदार जी, जो आपने ये अपना लिंचिंग की जो बात की है ना कि लिंचिंग पहले वहाँ होती थी, लिंचिंग का असली शुरुआत वाजपेयी की गवर्नमेंट में इसका नींव पत्थर रखा गया था, जब एक एनिमल कमीशन बनाया और ये जो एंटी काऊ स्लॉटर बोर्ड बनाया, और उसका उद्देश्य यही था। ये आरएसएस का ये बहुत पुराना एक इनका तरीका होता है, तरीकाकार है इनका ये, कि किस प्रकार से हमने डिवीजन पैदा करना है, जिस प्रकार अंग्रेजों ने डिवीजन पैदा किया था, इन्होंने उसको पहले, अभी तो वैसे इनका जातिगत सबसे बड़ा इनका इशू है जातियों में। ये मोनू मनेसर की जब बात आप करते हैं, वो एक यादव है, ओबीसी है, उसको पता ही नहीं कि मैं शूद्र हूं, लेकिन उसको पैसे दे रखे हैं, वो इनका गुंडा बन चुका है अब। उसको यदि यादव समाज के लोग समझाएं, मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूं समाज से भी कि वो उसको समझाएं, तो यादव है, तो ओबीसी है, तेरा यूज किया जा रहा है, तो आप ऐसे यूज मत करें अपना, और समझें इनकी चाल को। और ये जो लिंचिंग के जो मामले आपने बताए कि हमारे इकलाक से लेके और अब तक जो होते आ रहे हैं, इनके साथ साथ दलित उत्पीड़न भी हो रहा है। उसको उसको भी, वो भी लाइमलाइट में थोड़ा बहुत आता है। घड़ों से पानी नहीं पीने देते, आज भी मार देते हैं। एक यदि कोई दलित महिला खाना बनाती है हिमाचल में, उसको भगा देते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद, जो गुंडे लोग हैं, कुछ ब्राह्मणवाद का मतलब जो ऑर्डिनरी ब्राह्मण से नहीं है, ऑर्डिनरी ब्राह्मण वो शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन जो ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, वो हिंदुत्ववादी हिंदू भी नहीं है ना। हालांकि हिंदू कौन है नहीं है, इसके बारे में भी हम डिबेट कर रहे थे। तो जो लिंच का आपका जो लिंच मोब ही इनका एक प्राइम एजेंडा है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का। और बड़ा ताज्जुब होता है कि जितने भी एनडीए के लोग हैं, इसके और भी घटक हैं, वो भी इसमें अपना सब हमाम में सारे नंगे हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी वो इसके खिलाफ उठ रही है। कांग्रेस ने भी ऐसे ही कारनामे किए हैं, उन्होंने भी आरएसएस को, इस नाग को खूब पाला पोसा है। और आज मायावती भी जो है ना, इसी नाग की छाया में बैठी हुई हिलोरे ले रही है ना। तो ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इशू है राजनीतिक लेवल पे, लेकिन समाज इसको समझ पा रहा है। और हमारे बीच में इस प्रकार की मीटिंग होंगी, हम गांव-गांव में जाएं, यात्राएं निकले, झंडे ले लेके निकले, और इसके बारे में बताया जाए कि ये एजेंडा क्या है, और किसी एक भी व्यक्ति की लिंचिंग हो जाए उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, 2 आ चुके हैं उसके वॉल्यूम। पहला जो था वो गोधरा के ऊपर था, जो उन्होंने, क्योंकि ये नॉमिनेटेड सीएम था उस वक्त, मोदी नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं था ये, इसको आरएसएस ने नॉमिनेट करके बनाया वहाँ, और इसने फिर वो लिंचिंग करवाई वहाँ। वो लिंचिंग थी, वो कोई रायट नहीं थे भाई साहब, वो मैसेकर था, एथनिक क्लिंजिंग थी। इस जो डॉक्यूमेंट्री में हमने जो इसमें मैंने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, देखी तो नहीं है, लेकिन उसमें एथनिक क्लिंजिंग कि मुसलमानों को कैसे उनको सफाया करना है, और मुसलमानों को कैसे बिजनेस से बाहर करना है, इनके रेडिया भी ना हो, इनके बाल काटने के सैलून भी ना, उनके ऊपर ब्राह्मणों का बनियों कब्जा होना चाहिए। शहनाज करके एक होता था, उसको बर्बाद किया इन्होंने, आई डोंट नो चल रहा है कि नहीं, लेकिन इनका एक बार इनकी जो मीटिंग्स होती थी तो वो इसमें ऐसा जिक्र आता था कि इनके सारे कुछ इनका बर्बाद कर दो सारा सिस्टम। तो लिंचिंग के साथ साथ इकोनॉमिक बाइकाट, और मुसलमानों के अंदर एजुकेशन ना हो, इनके बच्चे आईएएस ना बने, डॉक्टर ना बने, और ये आगे ना आए पढ़ लिख के, तो ये भी बहुत बड़ा इनका एक अंडरलाइंग फैक्टर है। और इसमें मेरे ख्याल से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी, और जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ये डिवीज़न हो रहा है। और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे उस डॉक्यूमेंट्री में 3 ब्रिटिश के नागरिक थे, जो मेरे ख्याल से जाफरी साहब को उन्होंने कत्ल किया था, जलाया था, है ना। उनकी बेवा अभी तक लड़ती रही, और आज उसके खिलाफ ही केस हो गया, शीतल सेतलवाड़ के खिलाफ केस किया। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इस डॉक्यूमेंट्री ने इनके परकच्चे उड़ा दिए हैं, तो ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हमारा भविष्य तो बड़ा ब्राइट है, और अब हमें लेकिन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना, और ये लीगल जो कार्रवाइयाँ हैं उनको भी सही परिप्रेक्ष्य में लेके जाना। जब कोई इंसिडेंस होता है, आपने वारिस खान की बात की, उनको भी लिंचिंग हुआ है, उनको मर्डर किया गया वारिस खान का, एक प्री प्लान मर्डर है ये बाय आरएसएस। वही जो मोहित, आरएसएस का वो स्टूज है खाली एक,
ठीक है ना, वो कोई अपने आप में उसकी कोई एंटिटी नहीं है। उसको पैसे देंगे, उसके लिए फंड है, वो गोरक्षक को बना रखा है, वो उसको रिवॉल्वर भी दे दिया होगा शायद। तो ये इनकी एक मॉडस ऑपरेंडी है, और उसकी लिंच किया इन्होंने। उसकी गाड़ी में जो है ना, गाय को जबरदस्ती रखवाया गया, और फिर लोगों में वो आरएसएस के लोग ही जाके उनमें अब सहायताएं करने के नाम पे उनके माइंड को वॉश करते हैं। तो हमें हमारे कम्युनिटी के लोगों को, सभी को, जो गुंडा ब्राह्मणवादी नहीं है, जो आम ब्राह्मण है, उनको भी, इवन सभी लोगों को वहाँ जाना चाहिए, और उस फैमिली के साथ उसके न्याय के लिए भी हमें लड़ाई, हम लड़ रहे हैं। राजनीतिक बात आप बोल रहे थे कि आरएसएस को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस और अब मायावती का भी आपने जिक्र किया है, तो इसका राजनीतिक रूप से क्या सॉल्यूशन है? राजनीतिक, वैसे राजनीति जो है ना, इतनी भद्दी चीज नहीं है। हम जब से पैदा होते हैं ना, या सुबह से लेकर शाम तक, हमारी राजनीति ही है। तो इसको कहते हैं राजनीति दूर रहो। ये दूर दूर रहने का कोई इशू नहीं है। राजनीति तो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये जो इन्होंने जो आरएसएस का जो ये गुंडा तत्व थे, वही जिना का गुंडा तत्व था। आज यदि पाकिस्तान में जाएं आप, तो वहां पर अभी आपको स्टेट मिलेंगे किसकी। वहां पर अभी मेरे एक दोस्त है परवेज हुदबई जी, कभी कभी उनके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं। एक इश्तियाक अहमद है, वो स्वीडन में रहते हैं, बड़े गजब के पॉलिटिशियन है। जिना के ऊपर किताब भी लिखी, बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन बहुत अप्रिशिएट भी हो रही है वो किताब। वो आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। तो उसमें क्या है कि सारे की सारी जो जमीनें हैं पाकिस्तान में, वो बेनजीर भुट्टो की हैं। ट्रेन में आप यहाँ से बैठे, वो ट्रेन चल रही है सारा दिन, लेकिन सारी जमीनें भुट्टो की हैं। तो ये जो बदमाश अभी बैठे हैं गुजराती दो, है ना, ये तड़ी पार अमित शाह और मोदी। मोदी तो सीधा अडानी के साथ लगा हुआ है, और ये यहाँ पर बेनजीर की जैसी रियासतें वहां बनी हुई हैं उनकी, ऐसे यहाँ बनाना चाहते हैं। तो इनका मकसद यही था। इसको बंटवारा किया, इतने लोगों को मरवाया इन्होंने। इसके पीछे ब्रिटिश हाथ भी था, और इसमें हमारे लोगों का भी हाथ था। इनकी आपस में साठ गांठ थी राजनीतिक वजह से। अब जिस तरीके से वारिस के साथ जो घटना घटी है इसमें क्या होता है कि एक नौजवान की जान चली गई। उसकी, जैसे आपने बताया, आपने फैमिली में विजिट किया, उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसके इंसाफ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि जो एक्यूज्ड होते हैं वो अरेस्ट नहीं होते, और फिर उसके बाद चाहे थोड़े बहुत धरने प्रदर्शन हो जाएं, पुलिस आश्वासन दे देती है, फिर इसमें एसआईटी गठित कर देती है आखिर में जाके, और फिर उस एसआईटी में सारे हरियाणा के जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं, और फिर उसमें 2 4 5 साल में निकलता कुछ नहीं, और वो सारी चीज़ें बेनतीजा रह जाती हैं। तो आप इसमें किस तरीके से, क्या आपने सोचा है कि आप इसमें जो लेके इसको चल रहे हैं, कि इसमें किस तरीके से एक ऐसी कार्रवाई हो कि लोगों को लगने लगे कि नहीं, ये इंसाफ वारिस को मिलेगा, उसकी 3 साल की बेटी को इंसाफ मिलेगा ज़रूर? देखिए सत्तार जी, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को तो इन्होंने हाईजैक कर लिया है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं ना, वो उसके लिए जवाबदेह हैं। हमारी कई बार हम क्या करते हैं, अभी मैं वारिस के मामले में आपको बताना चाहता हूँ। वारिस के बारे में जो शिकायतें लिखी गई है, मेरे पास उनकी कॉपियां हैं। वो जो शिकायतें लिखने वाले वकील हैं, वो भी आरएसएस के गुंडे हैं। तो क्या आप ऐसी हालात में कोई उम्मीद कर सकते हो? हालांकि उनके नाम मोहम्मदन है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसमें ऐसे शब्द डाले हैं जिससे वारिस की को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि और उन्होंने वो सारी शिकायतें भेज दी है। हम इसमें ये करेंगे, अभी हमारा जो इसमें आगे मॉडस ऑपरेंडी होगा कि जितने भी फैक्ट हैं उस केस के, जो भी हमें डाटा मिलता है, उस डाटा को लेके हम हाई कोर्ट के आगे जा रहे हैं। और हाई कोर्ट में ये जो एसआईटी का जो मामला हम बना रहे हैं कि एसआईटी होनी चाहिए, उसमें हमारे हरियाणा का कोई ना हो, कोई पुलिस वाला या कोई अपना और अथॉरिटी का व्यक्ति ना हो। वो एक सेंट्रल लेवल पे, या जो हम आपस में डिसाइड करेंगे, नाम देंगे हम हाई कोर्ट को। और ये हमारा मोडस ऑपरेंडी होगा अब, कि कैसे हम रीदा, जो उसकी 3 महीने की बेटी है, जिसने अभी अपने बाप को जो पहचानती भी नहीं होगी बेचारी, उसको कैसे रीदा को न्याय देने के लिए हम इसको एज ए मिशन लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्या क्या कमियां पहले हो गई हैं, पुलिस आश्वासन दे देती है, क्योंकि हम पुलिस के पास जाते हैं, हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं होती। इसमें हमें शिकायत करके, अपने बयानों को रिकॉर्ड करके और कोर्ट में जाना होता है। और पुलिस वाले जो जो उनके साथ लगे हुए हैं, जिनकी गाड़ियां वहां पर थी जब उसको मारा गया, उन पुलिस वालों के बाय नेम हम शिकायतें करेंगे। और एक पुलिस कंप्लेंट
एक सेल बन चुका है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, वो हरियाणा में चल रहा है अभी, 19 सेक्टर में उसका दफ्तर है। उस परिवार को मैं वहाँ पर भी हम लेके जाएंगे, हमारी टीम, और उनको न्याय दिला के छोड़ेंगे। ये संविधान में इतनी ताकत है, हमारे कानून में इतनी ताकत है। इन सारे जो ये गंदे भेड़िए हैं जिन्होंने लिंच किया है बच्चे को, और फिर जो पुलिस वालों के साथ मिलकर फैब्रिकेट किया एविडेंस को, इन सारी बातों को हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कोर्टों में। तो ये थे हमारे साथ और एडवोकेट सर, और इन्होंने वारिस के घर का विजिट भी किया और पूरी बात आपको बताई दी कि ये किस तरीके से इसमें कोशिश कर रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ जाके अपनी तरफ से कुछ नाम उनको देंगे जो इनको लगता है कि फेयर ऑफिसर्स हैं और ये इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और वारिस को इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने यही ठाना है कि उसकी जो 3 महीने की बच्ची है उसको हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि जो हरियाणा में लिंचिंग हो रही हैं ये घटनाएं रुकें, और जो इंसाफ को तरस रहे हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब रिदा के लिए दुआएं करें, और हम सब एक अहद करें कि रिदा हमारी बच्ची, फूल सी बच्ची, हमारी फरिश्ता बच्ची, उसके वालिद के खिलाफ जो हुआ है ना, वो आगे हम किसी के साथ ना होने दें, ये भी अहद करें हम। ठीक है, तो हम भी यही अहद करते हैं कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।